नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभियान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेंगे कि क्या सोना चांदी की जिन लोगों की ट्रेन छूट गई थी, क्या वो बैठ जाए। क्या जिन लोगों के हाथ से रेली छूट गई थी, चांदी जो एकदम से 4,30,000 हो गई थी, क्या अब समय आ गया है कि उसमें बैठने का समय है, खरीदने का समय है। सोने ने आज 1,33,000 का लो बनाया और अभी 1,40 के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या अभी खरीद लेना सही है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा, बजट को देख के क्यों हमारे यहाँ का जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो क्यों आग उबाल गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी वर्तमान में बॉन्ड यील्ड है ना 10 साल की, वो 6.7% पर बनी हुई है। क्योंकि सरकार ने इस बार कहा है कि हम एक 17 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेंगे। इससे पहले जहां एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम इस बार जो अपना डेफिसिट है वो कम करेंगे, अब वहीं दूसरी बात, सरकार की इस आंकड़े को देखते ही बॉन्ड यील्ड में आग लग गई है। अगर सरकार कर्ज उठाना चाहती है, सरकार बोलती है मुझे 10 साल के लिए कर्ज दो, तो जो उसकी बॉन्ड यील्ड है वो 6.7% पे पहुंच गई है। क्या है इसके मायने, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज शेयर बाजार के अंदर जो तेजी आई है, तेजी क्यों आई है, कितनी सस्टेनेबल है और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हैं। सबसे पहले परत दर परत एक बिल्कुल सिस्टम से समझते हुए चलेंगे। देखो, जहां अभी सरकार ने क्या बोला था कि हम 17 लाख करोड़ रुपए कर्ज के जुटाएंगे, उसको सुनते के साथ ही जो बॉन्ड यील्ड है ना 10 साल की, वो आसमान पे पहुंच गई। 6.7% पे बॉन्ड यील्ड पहुंच गई कि आपको अगर पैसा चाहिए तो 6.7% लगेगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, वो आरबीआई को जबरदस्ती फिर अपने ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी। अगर ब्याज दरों में कमी नहीं करेगी तो बॉन्ड यील्ड जो इतनी आसमान पे है, सरकार को सस्ता कर्ज ही नहीं मिल पाएगा। कर्ज सस्ता कब मिलेगा, जब लिक्विडिटी होगी मार्केट में, पैसा होगा। पैसा है नहीं, पैसे के लिए ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार ने जहां एक बार बोला है कि हम अपना 4.4% के आसपास अपना फिजिकल डेफिसिट रखेंगे, वहीं दूसरी बार अभी सरकार 17 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज जुटाने जा रही है, उसको देखते हुए ये सब उथल पुथल हुई है। आज बाजार में एक जो फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रहा ना, जिसने शेयर बाजार को हिलाया, वो कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के अंदर जो शांति है। क्योंकि ओपेक्स की जो देश है ना, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग करी और उस वर्चुअल मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि अब हम जो अपना मतलब ओपेक्स का जो तेल उत्पादन है ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। अगर वो बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, अब इसका तुम एक एक पॉइंट समझना। देखो, जो आज तुमने देखा आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये कंपनियां भागी है ना, उसके पीछे रीजन ये है कि अभी देखो, अमेरिका अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। कुछ हद तक सहमति बन गई है। क्यों सहमति बनी है? सहमति इसलिए बनी है कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम कुवैत के, यूएई के और सऊदी अरब के जो तेल के कुएं हैं, उनके ऊपर हमला करेंगे मिसाइलों से। मतलब सीधी बात है कि मेरे दो छोटे भाई हैं और मैंने उसे बोल दिया "ए, तेरा लठ मार दूंगा", तो उनने ये कहा तन्ने अगर मेरे लठ मारा तो मैं तेरे तीनों छोटे भाइयों को पिटूंगा। तो वो मुझे कुछ नहीं कह रहा। तो ईरान ने क्या कहा कि मैं, अगर तुम किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर हमला करता है अमेरिका, तो हम जो सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर और यूएई के अंदर जो तेल के कुएं हैं ना, उनको निशाना बनाएंगे, उन पे मिसाइल मारेंगे। तो अब अमेरिका को जो समझाने गए हैं, वो गए हैं कौन? ये सऊदी अरब के प्रिंस और कुवैत, और ये सब कह रहे हैं भाई ये झगड़ा नहीं करो। क्योंकि जब ईरान की तरफ से ये स्पष्ट हो गया कि ये जो युद्ध है ना, ये रीजनल युद्ध बन जाएगा कि तुमने इसे मारा। जैसे किम जोन उन है, ये डोनाल्ड ट्रंप किम जोन उन को कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अगर इनने किम जोन उन को कुछ बोला तो किम जोन उन किसे मारेगा? दक्षिण कोरिया को और जापान को। और जापान और दक्षिण कोरिया रोते रोते किसके पास जाते हैं? अमेरिका के पास, कि दादा वो हमें मार रहा है। तो इसीलिए परिस्थिति क्या है कि एक तो ये सेंटिमेंट पॉजिटिव बन गया कि यार युद्ध नहीं हो रहा। दूसरा, त्रिपक्षीय एक बैठक होने वाली है जिसमें रूस, अमेरिका और यूक्रेन, ये तीनों बैठ के बात करेंगे। मतलब युद्ध की सहमति, युद्ध की शांति को लेकर के बात बनेगी। जो तीसरी पॉजिटिव खबर आई है वो गाजा को लेकर के है। अभी देखो, गाजा पाजा कहीं कुछ नहीं चल रहा ना। जब डोनाल्ड ट्रंप को हिलाना होता है ना दुनिया, तो कभी बोलता है मैं ग्रीनलैंड पर हमला कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जितने भी मैं आपको फंडामेंटल गिनवा रहा हूँ, ये फंडामेंटल केवल तब तक सीमित है जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते नहीं। क्योंकि वो रात को 2 बजे उठ कर क्या ट्वीट कर देंगे, उससे क्या दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, वो तो खुद ही जानते हैं। सोना चांदी 1,93,000 पे पहुंच गया था, चांदी 430 पे पहुंच गई थी। उनने उठते ही एक बयान दे दिया, बोले एक काम करो, मैंने बोला फेडरल बैंक के चेयरमैन से, मैं आऊंगा तेल वाले मामले में, मैंने फेडरल बैंक के चेयरमैन से बोला कि तू ब्याज दरों में कमी कर। उसने करी नहीं। एक काम कर रहा हूँ, फेडरल बैंक का चेयरमैन ही बदल दूंगा। इसीलिए पूरे जी से गोल्ड और सिल्वर है ना, वो घबरा गए।
और दूसरी बात, अमेरिका ने जो उनका शिकागो एक्सचेंज है, जैसे हमारे यहाँ एमसीएक्स है ना, उनके यहाँ शिकागो एक्सचेंज है, उन्होंने बोल दिया कि अब से मैं मार्जिन बढ़ाने जा रहा हूँ। मार्जिन दरअसल ये है, मेरा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको 10 लाख का सौदा करा रहा हूँ, और ये फ्लैट आपका हो गया, आपने मुझे 1 लाख दिए। अब मैं एक दिन आके बोलता हूँ कि अब आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो फ्लैट है ये, नहीं तो तुम्हारी हमारी डील कैंसिल, मैं नहीं जानता, सब फर्जी है। अब जिसने दे दिए उसका हो गया सौदा, और जिसने नहीं दिया उसका होगा नहीं। तो जब भी अमेरिका को जो मेटल क्रैश कराना होता है तो वो मार्जिन बढ़ा देता है शिकागो एक्सचेंज जो है। अब यही कारण है कि देखो, आज गोल्ड ने 1,33,000 का लो बनाया, तो टॉप से 1,93 का ही बनाया था, 1,33 का लो बनाया। तो मतलब 60,000 की वोल्टिलिटी कौन सहन कर पाएगा? जिसने मान लो 1 तोला सोना ले लिया और मान लो 1,93 बिठाया, अब उसे पता चला यार 60,000 कम हो गया, तो उसके फील कैसी होगी? मतलब चांदी लगभग लगभग 2 लाख रुपए नीचे आ गई। तो अमेरिका ने पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला देता है। इसीलिए बोला जाता है कि अमेरिका अगर छींक दे तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। जो तेल के है ना ओपेक्स कंट्री हैं, तो जो इन्होंने दबाव बनाया है अमेरिका के ऊपर कि आप ईरान पर हमला ना करो, और ईरान भी कुछ हद तक सहमत है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आप हमसे डील कर लो। तो ईरान का जो मामला है वो ठंडा होता नजर आ रहा है। और दूसरा, जब ये ईरान वाला मामला शांत हुआ तो जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल, जो तुम्हारा $72 प्रति बैरल पे पहुंच गया, तो उस पर 6% की गिरावट देखने के लिए मिली। तत्काल वो 61 मतलब $64 प्रति बैरल पे आ गया। इसमें भी जो अनसर्टेनिटी की प्रीमियम है ना, वो 6% की है। अगर ये भी कट जाए ना, बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाए, तो इसका जो प्रीमियम है ना, वो लगभग लगभग $60 प्रति बैरल के आसपास आ जाएगा। अब अगर कच्चा तेल सस्ता होता है तो किसको फायदा होगा? भाई आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन उस प्रॉफिट को ये कंपनियां जनता में पास ऑन करेंगे क्या नहीं करेंगी, वो सरकार के ऊपर डिफाइन करता है। क्योंकि सरकार का जो मेजर रेवेन्यू एक्साइज से आता है, या इन कंपनियों की जो डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी है, इनसे आता है। और सरकार चाहेगी नहीं कि आम जनता को 2 रुपए का फायदा देना चाहे। मेरे हिसाब से तो सरकार सस्ती नहीं करेगी, ना डीजल करेगी ना पेट्रोल करेगी। इन्हें सस्ता मिले वो अलग चीज है, जबकि हम लोगों को पता है कि $34 प्रति बैरल के हिसाब से हम रूस से भी तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हमें वही 80, 90, 100 रुपए में मिल रहा, जो डीजल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था। भारत के लोगों को कोई 2 रुपए की सस्ता नहीं करा। हालांकि ये डीजल जो ना बांग्लादेश को हमसे सस्ता दे रहे हैं, वे हमें महंगा दे रहे हैं, खैर वो अलग विषय है। अब देखो, अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा कि जबरदस्ती में खोबा लिया जाए? मैं आऊंगा बाजार पे भी आऊंगा, थोड़ा सा क्या मैं जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा एक बार समझा दूं। अमेरिका में होने वाले हैं अभी मध्यवर्ती चुनाव, और अगर स्टेट ऑफ हार्मुज, जो कि ईरान के कंट्रोल में आता है, अगर ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देता है और सऊदी अरब और कुवैत और यूएई के ऊपर हमला कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पूरे देश के अंदर, मतलब विश्व के अंदर, जो प्रति डॉलर बैरल है ना, वो $120 प्रति बैरल पे पहुंच जाएंगे कच्चे तेल के दाम। अब आज समझो, आज 100 हम, क्योंकि ज्यादातर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अब इम्पोर्ट कौन करते हैं? ये भारत करता है, या तो वेनेजुएला, अमेरिका भी खरीदता है, भले ही वो मैक्सिको से खरीदे, कनाडा से खरीदे, तो वेनेजुएला उसी का हो गया क्योंकि उसने बोल दिया मैं राष्ट्रपति हूँ यहाँ का। अमेरिका क्या नेक्स्ट लेवल ज्ञान है यार, वो बोलता है मैं इसका राष्ट्रपति हूँ, चलो सब फर्जी है बाकी। तो हम देशों देशों पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर हमारा जो अभी नॉर्मली, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर जो लोग कामगार बाहर काम करने जाते हैं ना, चाहे वो तुम्हारा दुबई गए हो, सऊदी अरब गए हो, अमेरिका गए हो, कनाडा गए हो, जो लोग, जो बच्चे, हमारे जो कामगार लोग बाहर गए हैं काम करने, वो जो डॉलर के फॉर्म में हमें पैसा देता है, जिसे हम रेमिडेंस कहते हैं, उस रेमिडेंस के माध्यम से हमें कुछ भरपाई हो जाती है। अल्टीमेटली हमारे लिए स्थिति ये है कि हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 120 रुपये खर्च हो रहे हैं हमारे, ये परिस्थिति है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बाधित है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जब अभी मतलब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि भारत के ऊपर से जो 25% पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगाया गया था वो हटाया जाए, तो हमें जो रेमिडेंस प्राप्त होता है, वो रेमिडेंस लगाने के बाद भी हमें मतलब ट्रेड डेफिसिट में ही रहते हैं हम। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, जो पिछला क्वार्टर आया था, उसमें हम 8,400 करोड़ रुपए के ट्रेड डेफिसिट में रहे थे। मतलब मोटा मोटी समझ लो, मान लो हमने 10,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया सभी देशों में, है ना, क्योंकि वो हमारे पास में जो 10,000 करोड़ रुपया आया वो डॉलर के फॉर्म में आया। और हमने पूरे देशों से जो सामान इंपोर्ट किया ना, चाहे हम एपीआई हो, क्योंकि दवाई जो हम दवाई गोली बनाते हैं ना, वो हम एपीआई जो पाउडर के फॉर्म में है, वो हम चीन से खरीदते हैं। हम जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, वो स्पेशल फर्टिलाइजर हम चीन से खरीदते हैं, ठीक है। हम जो ऑटो कॉम्पोनेंट, जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ चल रही है ना, चाहे मारुति सुजुकी की हो, होंडाई की हो, चाहे किसी भी कंपनी की हो, उसके लिए जो हम स्पेयर पार्ट्स है ना, या रियर अर्थ मटेरियल जो है ना, वो हम चीन से खरीदते हैं।
तो ऐसे करके चाहे हम क्रूड ऑयल है, चाहे हम वो रूस से खरीदें, चाहे हम वो यूएई से खरीदें, चाहे हम सऊदी अरब से खरीदें, चाहे वो किसी से भी खरीदें, तो वो हमें इंपोर्ट के रूप में, ऐसा समझ लो ट्रेड डेफिसिट, हमने 10,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा पूरे विश्व के अंदर, और हमने 18,500 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डॉलर के फॉर्म में पैसा आया वो कितना आया, जस्ट 1 मिनट, हाँ चल रहा है क्योंकि माइक का पता नहीं चलता ना। तो हमारे पास डॉलर के फॉर्म में कितना पैसा आया, 10,000 करोड़, और हमें देना कितना है, हमें 18,500 करोड़ रुपए देना। तो जो 8,500 करोड़ है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाएगा। अब वो करंट अकाउंट डेफिसिट जाएगा कहाँ से, तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व से जाएगा। तो मैं फिर से वही आ रहा था कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देता है ईरान, तो उससे पूरे देश के अंदर, मतलब पूरे विश्व के अंदर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना, वो एकदम स्काई हाई हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो देश है ना, उनकी जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, और अमेरिका में ज़्यादातर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा उसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और तो देश में भी अमेरिका में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव, और अमेरिका के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल यथावत हो जाए और उनके पक्ष में आए, तो अमेरिका नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से नया खोबा खड़ा करना। और ना ईरान पे अमेरिका चाहता है। ईरान के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है वो इसराइल के कारण बनाया जा रहा है। इसराइल बोल रहा है कि "ए, मैं बोल रहा हूँ ना मार इसका", क्योंकि झगड़े में ये दोनों साथ रहते हैं। ईरान जो इसराइल है ना, इसराइल को आप छोटा अमेरिका मानो। जहां इसराइल युद्ध में है, समझ लो ऑटोमेटिक अमेरिका युद्ध में है। क्योंकि इतिहास गवा रहा है, कहीं भी अगर इसराइल आया है तो उसने अमेरिका की ऑटोमेटिक एंट्री मान ली जाती है। यही कारण है कि ईरान के ऊपर बार बार अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि बोले आप परमाणु बम को लेकर के समझौता कर लो हम। और इतना आसान भी नहीं है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान में वेनेजुएला वाला स्थिति नहीं है। ईरान में बहुत ज़्यादा सकरे रास्ते हैं। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से बोला था कि आप हमें 30,000 सैनिक दे दो, जिससे हमें अगर थल से ईरान के ऊपर अटैक करना पड़े तो आपकी थल सेना उसमें उपयोग करेंगे, हम उसका पैसा देंगे। तो अल्टीमेटली भाड़े का टट्टू अमेरिका लेगा पाकिस्तान से और वहीं पिटवा देगा वो। क्योंकि जितने भी पैसा अमेरिका देता है, वो अगर 10 रुपए किसी को दे रहा है तो 15 रुपए का काम लेता है। और ये पाकिस्तान से जब भी जाता है कटोरा लेके, हाँ जी कुछ दे देते जी, राम राम जी, अरे बहुत बड़े बड़े आदमी तुम, आओ जी आदमी तुम तो, हाँ मेरे कुछ दे दो, हाँ दे होंगे भाई। और जब काम की बात आती है तो हंस कर दिखा देता है, ही बोला ऐसा काम नहीं चलेगा, ही से एक काम कर, 30,000 सैनिक तैयार कर। तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए ईरान पे हमला करना। और ईरान ने जो धमकी दी है ना, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है। किसने, सऊदी अरब ने, यूएई ने और कतर ने। क्योंकि ये जो 3 देश है ना, अभी इनके जो ज्यादा बिलियन ऑफ डॉलर के फॉर्म में पैसा आता है ना तेल बेच के, ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, अमेरिका में। ऐसा समझ लो अगर मेरा कर्जदार हुआ अमेरिका पे, सऊदी अरब के बिलियन डॉलर है पैसे जो सऊदी अरब ने इन्वेस्ट कर रखे हैं वहां पे, यूएई ने भी कर रखे, कतर ने भी कर रखे। और अगर अमेरिका को पैसे वालों के द्वारा झुकता है, जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहां तो ट्रंप झुक जाता है, हाँ जी कोई बात नहीं, किसी बात कह दी नहीं मानने के। क्योंकि ये तेल बेच के ही तो राजा है, और इनके द्वारा सौदा क्या है, कुछ भी नहीं। अब बात कर लेते हैं, तो तेल की कीमतें क्यों कम हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के ऊपर जो तनाव बढ़ता जा रहा था वो तनाव शांत हुआ। दूसरी खबर आई गाजा को लेकर के कि भाई वहां भी थोड़ी शांति का जो परिस्थिति है वो पॉजिटिव की वे में जा रही है। तीसरी खबर आ गई, जो काफी दिन से युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, कि इसमें त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है, कि भाई चलो यार बैठ चीज का बात कर लो, कभी मामला खराब हो जा, बहुत दिन हो लिए, अब तो शांति कर ही लो। एक खोबा अभी खड़ा है, वो है क्यूबा वाला। क्यूबा में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि उनका तो कुछ नहीं पता, वो तो रात को उठ के क्या बयान देते वो तो उन्हें खुद भी नहीं पता। सही पूछा तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। पहला पॉजिटिव खबर ये है कि क्रूड ऑयल का सस्ता होना भारत की जो ऑयल ऑयल ओरिएंटेड कंपनियां है ना, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये इन कंपनियों के लिए फायदे का सौदा है। तो इसीलिए इन कंपनियों के अंदर आपको मूवमेंट देखने के लिए मिला। 4-4, 5-5% ये स्टॉक चढ़ गई। आज अगर स्टॉक में चढ़ने वालों में सबसे ज्यादा किसी का जोर रहा तो पावर ग्रिड का रहा, टाटा टाटा का रहा, टाटा कंज्यूमर का, अडानी पावर का रहा। तो इस तरह की जो कंपनियां थी, तो हमारा पावर ग्रिड है, टाटा मोटर्स है, अडानी पोर्ट है, बीईएल है ना, टाटा कंज्यूमर है, इन कंपनियों के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिला। मतलब 4 से 6% के आसपास ये कंपनियां चढ़ गई। क्यों चढ़ी, क्योंकि देखो तेल का ऐसे खरीद लाओगे आप, कहीं भी इंपोर्ट करोगे, जैसे अभी खबर आई थी कल कि वेनेजुएला को लेकर के पॉजिटिव बात हो गई है और हम वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे।
बात हो गई थी, और इस बात की भी राइटर के हवाले से भी खबर आई थी, ट्रंप ने भी घोषणा कर दी, और हम तो तैयार हैं पहले से ही। तो हम वेनेजुएला वाला तेल खरीद रहे हैं, रूस से तेल लेना कम कर दिया है। इसीलिए तो अमेरिका ने सोचा है कि हम 25% जो भारत पे पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगाया था वो कम कर देंगे। अब आ जाते हैं बाजार में, तो बाजार पे समझाओ तुम, बाजार के अंदर ये गिरावट जो रुकी क्यों, हुआ क्या किस्सा जो है, जस्ट 1 मिनट साथियों। दरअसल निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है ना, वो जो पीसीआर रेशो है वो 0.50 पे पहुंच गया था, और जो निफ्टी का आरएसआई है, रिलेटिव इंडेक्स, वो पहुंच गया था 30 के नीचे। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी आरएसआई 30 के नीचे होता है और पुट कॉल रेशो तुम्हारा 0.5 के आसपास रहे, तो निफ्टी में रिकवरी देखने के लिए मिलती है। पहला तो साइड ये रहा। दूसरा, आज आरबीआई ने इंटरफेरेंस किया और रुपये को संभाला। आज डॉलर के कंपेयर में हमारा रुपया 98 मतलब 91 के आसपास चल रहा था, वो 91.50 पे जाकर के बंद हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने डॉलर के फॉर्म में पैसा उतारा, जिससे रुपया थोड़ा सा संभला। मैं कल की, अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो मैंने कल भी कहा था कि अगर आरबीआई रुपया डॉलर के फॉर्म में मार्केट में उतार दे तो हमारा रुपया संभल जाएगा। अल्टीमेटली आप हम अपने यहीं के सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अपना लेन देन करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अगर समझ लो मेरा एक बच्चा है जिसके $1 लाख फीस है, और वो कनाडा, अमेरिका, जब ब्रिटेन, जर्मनी कहीं भी पढ़ने जाता है, और मुझे $1 लाख फीस देनी है उसकी, तो अगर रुपया हमारा 92 रुपये पे चल रहा है, तो कितने रुपए जाएंगे हमारे यहाँ से? 92 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके $1 लाख आएंगे। ठीक है। और यही अगर रुपया हमारा 84 के आसपास हो, तो हमें 84 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जब जाके $1 लाख आएंगे। तो अब इसके बीच का कंपेयर क्या हुआ? फोकट में 8 लाख रुपए घुस गए। किसके? हमारे तुम्हारे भाइयों के। क्यों घुस गए? क्योंकि भैया रुपया कमजोर है। रुपया क्यों कमजोर है? क्योंकि आरबीआई ने, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी कहा है कि आरबीआई अभी कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं है, मतलब रुपये को संभालना, अपने हाल पे छोड़ देगी। और रुपया अपने हाल पे छोड़ने का मतलब है कि रुपया और गिरेगा। एसएसटी जो अभी आया है ना, इसका बिल्कुल टाइमिंग गलत है। अभी सरकार को क्या करना चाहिए था? अभी सरकार को जो रेट कट करना तो अलग चीज है, सबसे पहले ये देखना था कि इस बार जो एस एसएसटी बढ़ाया, उससे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है, उसमें बदलाव करके, और जो एफआईआई लोग भाग रहे हैं ना, उन एफआईआई को लाना था। सरकार को पहला ये काम करना था, क्योंकि जब एफआईआई आएंगे तो इनके पास में डॉलर के फॉर्म में पैसा आएगा। लेकिन सरकार ने क्या जुमला दिया कि हम एसएसटी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जो स्पेकुलेशन है ना, वो रोका जा सके, या वित्त मंत्री जी की भाषा में सट्टा रोका जा सके। भाई जिसको करने हैं वो करेगा ही। मान लो तुम स्टॉक मार्केट में बंद भी कर दोगे फ्यूचर ऑप्शन, तो वो किसी मतलब कुएं की तरफ चौपाल पे बैठेगा, और वो 10 का नोट धरेगा, बोले वो जूता उछालेगा, बोले जूता बोल सीधा गिरेगा कि उल्टा गिरेगा? उनने बोला भाई सीधा गिरा तो 10 रुपए मेरे, उल्टा गिरा तो तेरे, अब बताओ तुम क्या करोगे? तो जिसको सट्टा करना है वो करेगा। अल्टीमेटली आपको अगर सट्टा रोकना है, तो सट्टा रोकने से पहले आपको जो हर घड़ी, हर 2 मिनट बाद आपको मतलब यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है ना, बता रहे कि आप यहाँ की कुट बाय कर लो, आप यहाँ की कॉल बाय कर लो, आपको पहले तो इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो न्यूज मीडिया में, चाहे आपका जी बिजनेस हो, चाहे तुम्हारा सीएनबीसी आवाज हो, चाहे ईटीएट हो, ये जितने भी मीडिया एजेंसी है ना, ये जितने भी इनके बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट बैठे रहते हैं, ये बैठते सी सीधे बोलते हैं आप 25,200 की कॉल बाय कर लो, 24,900 की पुट बाय कर लो, तो आपको इतने इतने रुपए का खर्चा आ जाएगा। यार पहले इसको रोक लगानी पड़ेगी। तो जब तक ये रोक नहीं लगेगी, आप उसकी बात ही नहीं करो ना, आप बोलो कि कोई भी एफएनओ की बात नहीं करेगा। एक तरफ तो आप डाटा देते हो कि 98% लोग जो है, 93% लोग से एफएनओ में लॉस में रहते हैं। दूसरी तरफ आप एफएनओ करने के लिए लोगों को इंकरेज करते हो। सबसे पहले इनके ऊपर बैन लगाओ कि ये जो यूट्यूब पे और जो तुम्हारा न्यूज़ चैनलों पे आकर के जो बकचोदी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ये एफएनओ बंद कराएं। उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। आपने एसएसटी बढ़ा दी, एसएसटी बढ़ाने से जिसे जुआ खेलना है वो खेलेगा, जिसे सट्टा खेलना है वो खेलेगा, तुम्हारे रुकने से रुकने वाला नहीं है वो। और इससे सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है, अल्टीमेटली कोई नहीं बताएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। सरकार चाहती है कि लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपया एसएसटी के माध्यम से जुटाना। पिछले साल का अगर आंकड़ा देखोगे आप, तो वर्ष 2020-21 में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाए एसएसटी के माध्यम से, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के माध्यम से। और इसमें सबसे खराब बात क्या है कि इसमें जो पैसा लगता है, जो चार्ज लगता है ना, वो टर्नओवर पर लगता है। जस्ट 1 मिनट साथियों।
जो चार्ज लगता है ना, वो लगता है टर्नओवर पे। मतलब आपने 10 लाख का सौदा करा, 10 लाख का बेचा, टोटल हो गए 20 लाख। तुम लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं, वो अपना हिस्सा लेगी। मतलब सरकार कह रही है कि तुम तो जुआ खेलो, सट्टा खेलो, जो करना खेलो, हमें अपना हमारा हिस्सा दे दो। 2020-21 में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए कमाए, 2022 और 23 में सरकार ने 24,000 करोड़ कमाए, और 23 और 24 में सरकार ने इससे 34,000 करोड़ रुपए कमाए, और 24 और 25 में सरकार ने इससे 55,000 करोड़ रुपए कमाए, और 25 और 26 में सरकार का 78,000 करोड़ रुपए कमाने का आंकड़ा था कि हम 78,000 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेंगे। लेकिन कमाए कितने? अभी तक लगभग 43,500 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन अगर 3 महीनों को भी जोड़ लें जो अभी चालू है, तो सरकार लगभग लगभग 55-56 हजार करोड़ रुपए ही कमाएगी। तो पहली बात तो जो हाई वोल्टिलिटी है ना, वो तोड़ दे रही है। जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियां आके ले जा रही हैं, और सरकार बोल रही है कि यार तुम जुआ खेलना खेल लो, हम कोई मना नहीं कर रहे, सट्टा खेलना खेल लो, तुम तो हमें हमारा हिस्सा दे दो। इसी कारण से बाजार के अंदर कल पैनिक फैला और डर है। अल्टीमेटली अगर बाजार में आप इसे हटा दो, तो जो इंफ्रा से रिलेटेड है, चाहे वो केएनआर कंस्ट्रक्शन है, इन कंपनियों के लिए तो अच्छी खबर है भाई। सरकार ने बोला हम 12,20,000 करोड़ रुपया इंफ्रा पे खर्च करेंगे, मतलब रेलवे ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे। वो पुल भले ही हम फिर 4 लाइन का घटा के 2 लाइन का करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हम बनाएंगे जरूर। ब्रिज बनाएंगे, और तुम्हारा सड़क बनाएंगे, रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, और कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? वाराणसी से सिलीगुड़ी बनाएंगे, तुम्हारा चेन्नई से बेंगलोर बनाएंगे, चेन्नई से बेंगलोर से हैदराबाद बनाएंगे, पुणे से मुंबई बनाएंगे, है ना? इस तरीके से जो, और ज्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट है अहमदाबाद से सिलीगुड़ी का। आप समझो यार, सरकार, मैं किसी को तर्कशील नहीं कर रहा, मैं आप पॉइंट को समझो। सरकार ने किस किस को क्या दिया? अगर एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करोगे, तो एग्रीकल्चर में सरकार ने क्या कहा कि हम कोकोनट को बढ़ावा दे रहे हैं, काजू को बढ़ावा दे रहे हैं, नारियल पानी को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो तुम क्यों दे रहे? हम सब जाने हैं। तब इसलिए दे रहे कि केरल में चुनाव है। नारियल कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है। कोकोनट कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। क्यों दे रहे तुम? काजू कहाँ हुए? जो तुम्हारा बिहार वाला, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, उस तरफ होता है, वहां चुनाव होने वाले हैं। तो तुम किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हो। और जो तुम जल मार्ग बना रहे हो, जल मार्ग से बोल रहे हैं कि जिससे मछुआरों को सहूलियत हो, हम जल मार्ग बना रहे हैं कि भाई अब मछुआरे वहां से मछली पकड़ेंगे। मछली कौन पकड़ने जावे? बता, कौन सा उत्तर प्रदेश का मछली पकड़ने जा रहा? हरियाणा का बता दे, पंजाब का बता दे कोई। क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं है। चुनाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो मछली पकड़ने पश्चिम बंगाल के ही जाएंगे। सही बात है ना? और या केरल के जाएंगे, तो केरल के मछुआरों को फायदा होना चाहिए, और केरल में कोकोनट होता है तो वहाँ फायदा होना चाहिए। अरे भैया, मत करो यार, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे लो, थोड़ा कुछ ऐसा कर लो यार जो मजा आ जाए। मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, पर यार मतलब वास्तविकता में इस बजट में मजा नहीं आया। बस ये है कि लाम पेट बराबर है ना, तो इस बजट को मैं ये बोल सकता खराब है, ना ये बोल सकता अच्छा है। एवरेज बजट है। ऐसा हो सकता है कि सरकार को पता है कि हम इस बार अमेरिका से डील कर लेंगे, इसलिए अब गेंद में किसके पाले में पड़ी है? देखो, कल से क्या मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है, एमसीपी की, और शुक्रवार को फैसले आने वाले हैं। तो 99% तो नहीं बोलता मैं कि 60 और 40 का रेशो है। 60% लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बार ब्याज दरों में कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड में आग लगी है ना, जो सरकार ने बोला हम 17 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे, और वो एकदम से बॉन्ड यील्ड में आग लग गई। कारण ये है कि सरकार को मजबूरी में ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है। सरकार पैसा तो जुटाएगी बैंकों से ही, पैसा तो होना चाहिए उनके पास, लिक्विडिटी है नहीं। तो सरकार क्या करेगी? ब्याज दरों में कमी करेगी। ब्याज दरों में कमी करेगी तो जो आपको एफडी पे मिलने वाला ब्याज है, वो भी कम हो जाएगा। तो ब्याज कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को 10 साल के लिए जो ब्याज पैसा चाहिए, वो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। यानी इस बार तो जो सरकार ने बोला कि हम इतने करोड़ रुपए जुटाएंगे, वो सुनते हैं कि साथ ही बजट में बॉन्ड 10 साल की बॉन्ड यील्ड में आग लग गई। वो एकदम से 6.7% हो गई। 7%। अरे यार, ऐसा समझ लो ना, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। अब आप समझो, 1 करोड़ रुपए मैंने बैंक में रख दिए, बैंक में ब्याज का 6% के आसपास चल रहा, तो 6 लाख मिलेंगे साल के। मैंने बॉन्ड में रख दिए, तो बॉन्ड खरीद लिया गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, तो मुझे 7 7 लाख रुपए फिक्स मिलेंगे। अब चाहे सरकार बदल जाए, दुनिया में आग लग जाए, 7% मिलना है, फिक्स मिलना है। अगर बैंक ने किसी को खराब लोन दे दिया, बैंक का एनपीए बढ़ गया, तो मतलब सपोज करो बैंक ने किसी को खराब लोन दे दिया, जैसे विजय माल्या को दिया था, नीरव मोदी को दिया था, है ना, वो भाग गए, तो आपका केवल 5 लाख रुपए सेफ है। आप सोच रहे हो ना मैंने 1 करोड़ रुपए धर रखा, मैं तो 1 करोड़ ना, सब फर्जी है। 5 लाख रुपए की गारंटी है सरकार की, बस। अगर तुमने 1 करोड़ रुपए बैंक में धर रखे, तो 95 लाख की सरकार की गारंटी नहीं है भाई।
95 लाख रुपए तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। सरकार कह देगी 5 लाख की जिम्मेदार मैं हूँ, बाकी का देखेंगे जो है। हालांकि सरकार ने हर संभव प्रयास किया है यस बैंक जैसे को भी डूबते हुए को बचाने का। सरकार नहीं चाहती कि कोई बैंक कोलैप्स हो, क्योंकि अगर बैंक कोलैप्स होता है ना तो उससे जो देश की रेटिंग होती है ना, देश की रेटिंग, बैंकों की रेटिंग तो छोड़ो, वो तो हल्दी में रचा सब बेकार है। जो देश की रेटिंग है ना वो खराब होती है। देश की रेटिंग खराब होती है तो जो बड़े लोग हैं ना, जो एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उस देश में आते ही नहीं है। बोले यार इनके यहाँ तो सब फर्जी आदमी हैं जो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके देश के अंदर मतलब कोई बैंक को लैप्स मार जाए। मजबूरी है, वो मार जाते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं। तो जो बॉन्ड यील्ड में आप पैसा रखते हो ना, जो 10 साल की मान लो आपने फिक्स कर दिया, 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए, तो जो टाइम है मतलब आपका जो समय है, मंथली है, 6 महीना है या सालाना, आपके साल के अंत में आपको उतना ब्याज आता रहेगा, फिक्स है। गवर्नमेंट बीजेपी की छोड़ो कांग्रेस की बन जाए, कांग्रेस की छोड़ो आम आदमी की बन जाए, गवर्नमेंट किसी की बन जाए, तो जो आपका बॉन्ड का ब्याज है ना वो आपको मिलता रहेगा, समझ गए। बॉन्ड में इसलिए निवेश करते हैं। अब आपके दिमाग का एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि यार हम ब्याज पर बॉन्ड में ही क्यों रखें, बैंक में क्यों ना रखें। और बॉन्ड कभी भी कोलैप्स नहीं होते। बॉन्ड के संभालने के चक्कर में अमेरिका ने दुनिया में आग लगा दी। अमेरिका के बॉन्ड बेच रहे थे लोग बाग, भारत, जापान, चीन। क्यों बेच रहे थे? क्योंकि अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर जाती जा रही थी। लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा था डॉलर पे। क्योंकि डॉलर ट्रस्ट क्यों कम हो रहा था? क्योंकि डॉलर इंडेक्स बास्केट ऑफ करेंसी में कमजोर हो रहा था। और इसीलिए अमेरिका ने हिला डाला, झिंगलाला। उनने ऐसी बात बोली कि बॉन्ड, जहाँ इनका जो डॉलर इंडेक्स है ना वो 95 के भी नीचे पहुंच गया था, अब 97 रुपये, 97.25 पे कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स सुधरा, गोल्ड और सिल्वर नीचे आए। मैं क्या बोला था, जब भी डॉलर कमजोर होगा समझ लो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएंगे, और अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आएंगे। आप ध्यान है, भूल गए जब 110 पे डॉलर पहुंच गया था, 110 पे, उस समय गोल्ड का रेट क्या था भाई? 60,000। हेलो, 60,000 प्रति 10 ग्राम। किस लिए? क्योंकि डॉलर मजबूत था, गोल्ड कहाँ था? 60,000। कारण यही है कि अमेरिका ने हिला डाला। हमने बोला "ए, मतलब मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैं तो बहुत बड़ा बल्लम हूँ, मैं तो दुनिया को चला रहा हूँ"। भाई यूरोप की उनने वैल्यू खत्म कर दी। यूरोप को वो पहले बोलता है सब फर्जी है, इनमें कुछ नहीं है दम। और ये यूरोप नहीं मानता लेकिन इस चीज को। यूरोप सारे इकट्ठे हो गए, चाइना के यहाँ जाकर मिल गए, उसके आंगन में बैठ लिए। आपने कभी सोचा था कि जो नाटो के देश हैं, जो कि चीन को और रूस को कट्टर दुश्मन मानते हैं, वे जाकर के चाइना में अपनी डेरा जमा लेंगे? और चाइना में डेरा जमा लेंगे, चाइना से बोल रहे तुम तो हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्ट करो और बढ़िया तुम हमारे यहाँ व्यापार करो। इससे किसे नुकसान पहुंचा रहे? घर का भेदी लंका ढाए, वे घर के विभीषण है। किसे नुकसान पहुंचा रहे? भाई अगर कनाडा में जाके अमेरिका, जस्ट 1 मिनट साथियों, फोन आ रहा है, जस्ट 1 मिनट साथियों, एक कॉल आ गई थी। तो अमेरिका क्या, अगर कनाडा में चीन जाकर गाड़ी बेचेगा तो फायदा किसे होगा? अमेरिका को होगा? नहीं होगा ना। अमेरिका की जो टेक्सला और फोर्ड की गाड़ी बिक रही है वो नहीं बिकेंगी, चीन की बिकेंगी, BYD। अगर यूरोप के अंदर चीन आएगा तो चीन अपना प्रोडक्ट बेचेगा कि अमेरिका का बेचेगा? जाहिर सी बात है चीन का बेचेंगे। इससे नुकसान किसे है? अमेरिका को है। तो ये नाटो के देश अमेरिका के विरुद्ध जाकर के अपने अमेरिका के दुश्मन से मिल लिए। अमेरिका भारत का हाथ क्यों मरोड़ रहा है? भारत से दुश्मनी थोड़ा ही है उसकी, कुछ कुछ भी नहीं है। वो तो चीन को डराना है उसे, और चीन से डायरेक्ट नहीं लड़ना, क्योंकि चीन रियल अर्थ मटेरियल पर कब्जा रखता है। अगर चीन ने रियल अर्थ मटेरियल रोक दिया तो उसके यहाँ मिसाइल कैसे बनेगी, फाइटर जेट कैसे बनेंगे? तो इसलिए चीन को हाथ रोड़ना है किसका? भारत का। और डराना किसे है? चीन को। होता है ये कि मान लो तुम्हें किसी दूसरे आदमी को संकेत संदेश देना है, तुम उससे डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहते, तो जो आदमी थोड़ा तुम्हारा सम्मान करता है तुम उससे 4 बात कह देते हो, "ओए, हल्के में ले रहा है, पार्ट डालूंगा", तो वो बेचारा सोच लेता हाँ भैया पार्ट डाले। भारत कुछ नहीं कहता, भारत सहनशील है, सहनशीलता वाला देश है। मतलब ऐसा नहीं है, बड़े बड़े चाणक्य हुए हैं, भारत में भी हल्के ही गोटी खेल रहे, बड़ गोटी भारी खेल रहे, पर अभी जो है बात को दबा रहे कि अल्लाह बेटा अभी तेरा टाइम है, जरा पलटी मारेंगे हम भी, ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान 3 में ना 13 में, वो आदमी बहुत खतरनाक है। उसे आज तुमने 10,000 दिए, सामने वाले ने 12 दे दी, तो हो सके वो उसकी तरफ खड़ा हो जाए, मैं इसकी तरफ, तेरी तरफ नहीं। तो इसीलिए यही कारण है कि कोई देश किसी को अपने जो देश को बैंक है ना उसको कोलैप्स नहीं होना चाहता। फिर से बाजार पे आ जाते हैं। बाजार के अंदर जो तेजी है, ये पहली तो जो ओवरसोल्ड होया पड़ा था बाजार,
निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो काफ़ी सस्ता था। RSI रिलेटिव इंडेक्स 30 के नीचे था, तो पुल बैक था। अभी आज सेंसेक्स की बात करोगे तो 945 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिली। निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ, जो टेक्निकली रूप से तो अच्छा है। कल बिकवाली आए क्या है, आज अगर FII की बात करोगे तो आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1832 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वहीं अगर घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करोगे तो 2400 कुछ करोड़ रुपए की, 2445 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी है। आज बाजार के अंदर जो वी शेव रिकवरी आई है ना, शार्प रिकवरी आई है, वो वैल्यूएशन बाइंग है। कहीं ना कहीं कंपनी जब कल पैनिक में बिकी तो कुछ इतनी सस्ती वैल्यूएशन दिखने लगी कि यार कहीं ना कहीं तो पैनिक में बाइंग कर लो। और आज जो तेल वाली कंपनियां भागी उसके पीछे वजह ये है कि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर जो तनाव हो रहा था वो सहमत बनती नजर आ रही है कि यार अब झगड़ा नहीं करेंगे, बातचीत के रास्ते निकालेंगे। और बातचीत से जो डील हुई है उनको सुनने में आ रहा, उसी से 4% तेल टूट गया, जिससे जो ऑयल वाली कंपनी है उनके लिए फायदे की खबर है। और गाजा को लेकर के भी अच्छी खबर आ रही है कि गाजा को लेकर सहमति बन रही है। ओपेक्स वाली जो कंट्री हैं जो तेल उत्पादन करती हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई हम जो अपना प्रोडक्शन में बदलाव करने वाले थे वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाजार के अंदर आज तेजी देखने के लिए मिली। RBI के पाले में है, शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी फैसला आने वाला है। परसों परसों से जो MCB की बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार से हो जाएगी इनकी चालू। और आज जो नतीजे आए उन नतीजों में भी कोई एक्सीडेंट साबित नहीं हुआ, मतलब सही रहा। अब आ जाते हैं सोना और चांदी में। अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि सोने के अंदर लगभग लगभग 1,30,000 1,36,000 के आसपास जाके लेवल पर मतलब एक बॉटम बन सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जिस दिन मैंने बोला था उस समय 1,59,000 का रेट था और 1,33,000 का लो बनाया। आज उसके बाद इसका सर्किट खुल गया और फिर अभी 1,44,000 के आसपास में कारोबार कर रहा है। अगर बात करोगे चांदी की, तो चांदी में भी एग्जैक्टली मैंने बोला था 220 के आसपास में जाकर के सपोर्ट लेगा। खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ तो कोई न मेरी बाध्यताएं होती है। तो 220 के आसपास में जाकर के एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद चली है। लेकिन अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो भी डिसीजन ले वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही ले। जो भी फिजिकली अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, गोल्ड या सोना या चांदी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल में कोई समस्या नहीं है, आप रख लो। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो MCX में, उसमें थोड़ा सा परिस्थिति है। आज क्या वीडियो लंबी बन गई, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। थैंक्स।